कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसा कि आपको पता ही है, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स कैंडिडेट को भी अब एनडीए के रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल घोषित किया है। और अब आप लोग भी नेक्स्ट ईयर से एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 30 डेज़ की एक लेक्चर सीरीज़ लॉन्च की है। इस लेक्चर सीरीज़ में आपको ना केवल अपने एनडीए के सिलेबस के बारे में जानने का मौका मिलेगा, बट जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और सिलेबस से थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं आपको इतना अश्योर करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे इन लेक्चर सीरीज़ को रेगुलरली देखते हैं और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं एनडीए के लिए, तो मेरे ख्याल से ये आपको लेक्चर सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपका लेवल अप करने वाली है। राइट। तो इसी सीरीज़ में मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ आपके लिए 30 डेज़ की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो हमारा फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, ये आपको आपको जैसे पता ही है कि एनडीए में आपके दो पेपर हैं। एक मैथ्स का पेपर है, एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो जनरल स्टडीज़ में ऑल टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो देयर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन जनरल स्टडीज़? देयर ऑल टोटल देयर विल बी 150 क्वेश्चंस। राइट। तो 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आउट ऑफ दिस 150 क्वेश्चंस, आपके पास जो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम, ये जो 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं जनरल साइंस का होने वाला है। कहाँ से होने वाला है? जनरल साइंसेज। जनरल साइंसेज में आपकी कौन सी साइंसेज आती हैं भाई? जनरल साइंसेज में आपकी जो साइंस आती है वो होती है अप टू क्लास 10 तक की जो साइंस होती है। राइट। तो जो ये 50 है, ये 50 जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इन 50 क्वेश्चंस में से क्लास 10 तक की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहेगी। ठीक है जी। उसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स में आपके पास जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, तो जैसा आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, जैसा कि आप अगर फिजिक्स हमारे बात करते हैं, तो उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 20 to 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं। किस्मत अच्छी रही तो आपके 25 क्वेश्चन भी होते हैं। और नियर अबाउट आपके 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके रहेंगे रहेंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। राइट। तो जो आपका लेवल होता है इसमें, दैट लेवल विल बी ऑफ क्लास 10th लेवल। अप टू क्लास 10th लेवल तक का आपसे पूछेंगे, और एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं जो तो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। पर अगर आपके पास क्लास 11 12 में साइंस रह चुकी है, तो मेरे ख्याल से आपको वो एडवांस लेवल भी बहुत ईजी लगेगा आपको, है ना। तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा उसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो नियरली 80 to 90% क्वेश्चन विल बी इजी लेवल। तो 10 to 15% क्वेश्चन विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया, वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। एडवांस लेवल इन द सेंस आपके क्लास 11 12 लेवल के होते हैं। अब जिन बच्चों के पास क्लास 11 और 12 में साइंस नहीं थी, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगेन मैं बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन का जो आपका शेयर है वो केवल 0 to 5% ही है ना। तो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप लोग, मैंने बताया, हमारे जो 30 डेज़ की ये लेक्चर सीरीज़ है, इसको अटेंड करते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ अपने रिटन एग्ज़ाम में। तो आप देख रहे हैं कि जो जनरल साइंसेस का पोर्शन है, वो लगभग 150 में से 50 क्वेश्चन आपके जनरल साइंसेस के रहते हैं। और इसमें से भी 50 में से भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन किसके हैं? फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो फिजिक्स को आप छोड़ नहीं सकते, फिजिक्स बहुत ईजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपकी कमांड बन गई इसके ऊपर, तो बहुत ही स्कोरिंग आपको लगेगा, है ना। चलिए जी, फिर मैं आपको बता दूं जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, क्या क्या हमें कवर करना है। तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी नोटिफिकेशन, अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए में बेसिकली आपका जो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में फिजिक्स है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री है, सेक्शन सी में आपका बायो है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो जो जनरली आपने क्लास 9th और 10th में जो चीज़ें पढ़ ली हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, है ना। कुछ चीज़ें आपको सारी मिलने वाली हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th 10th में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स वगैरह, मास, वेट एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साउंड वेव्स वगैरह। तो अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहें, जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आपका जो सिलेबस है वो ये आपका दिया गया है। अब हम इन सिलेबस को थोड़ा इन डेप्थ में अगर हम लोग देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे कौन सा चैप्टर में क्या है और अब कैसे पढ़ना है वो। ठीक है जी। तो इस सिलेबस को थोड़ा इलेबोरेट अगर मैं करूँ,
तो आप देखेंगे, अगर मैं सिलेबस का पूरा ओवरव्यू लूँ, तो जो पहली चीज़ आपको पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स बेसिक कंसेप्ट एंड दी टर्मिनोलॉजीज। तो फिजिक्स में हम लोग जो आगे बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसको भी आगे मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका होगा मोशन एंड द नॉलेज ऑफ बेसिक ग्राफ्स। अब मोशन क्या होता है आप लोगों को पता ही है, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो दैट बॉडी सेट टू बी इन मोशन, है ना। तो मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम कुछ बेसिक टाइप के आपके ग्राफ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ग्राफ में थोड़ी बहुत आपकी कमांड होनी जरूरी है। अगेन जो आईसीएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं 9-10 में, जिनके पास आईसीएससी बोर्ड था, तो उनके लिए आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वंस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो दैट विल बी वेरी इजी। जो थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है जी। अच्छा, मोशन और लॉज ऑफ मोशन में क्या फ़र्क है? जो मोशन है यहाँ पर आपको स्टडी करना है केवल मोशन को। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा फैक्टर्स जो है मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेज उस मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको केवल मोशन की स्टडी करनी है, उसको प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स जैसे कि फोर्सेज को आपको नहीं स्टडी करना है इस वाले टॉपिक में। समझ गए ना। जबकि लॉज ऑफ मोशन में आपको ना केवल मोशन की स्टडी करनी है, बल्कि आपको इस बात से भी मतलब है कि भैया उस बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से फोर्सेस कर रहे हैं। तो आप मतलब फोर्सेस की स्टडी भी करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम फोर्सेस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। नो डाउट इसमें हम मोशन ही स्टडी कर रहे हैं, बट हम फोर्सेस को भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। अब फ्रिक्शन भी क्या है, फ्रिक्शन भी आपको पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास है वर्क एनर्जी पावर। वर्क क्या होता है ना। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा, सपोज ये कोई बॉडी है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से। तो आपने क्या बोलोगे, दिस फोर्स हैज़ डन सम वर्क, इस फोर्स ने कुछ वर्क किया है। समझ गए ना। तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई वर्क डन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे एनर्जी। अब भाई वर्क बॉडी तभी कर पाएगी जब बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होगी। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है ही नहीं तो वर्क भी नहीं कर पाएगी बॉडी। तो बेसिकली वर्क करने की जो बॉडी की एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी पावर। पावर आपको क्या होता है और कुछ बेसिक इनके जो फॉर्मूला है वर्क एनर्जी पावर के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्या होते हैं बेसिक इनकी यूनिट्स होती हैं पावर की, और एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ईजी चैप्टर आपको ये लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। और पास्ट में ग्रेविटेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके एनडीए के एग्जाम में, तो ग्रेविटेशन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है ये। तो ग्रेविटेशन आपको क्या होता है आपको बताइए, जैसे दो मासेज हैं, M1 मास है और आपके पास दो मासेज M2 हैं, है ना। इनके बीच में जो फोर्स लगता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में F, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेज, राइट। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ना है। अब अगर फोर्स लग रहा है, ये मास इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये मास एसिलेट भी करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फिर ग्रेविटेशन एसिलेशन या सिंपली एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको डिस्कस करना है ना। तो ये सारी चीज़ आपके इस टॉपिक में आपकी आएगी। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब आपको बताइए गोल गोल सा जो ऐसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन हम लोग उसको कहते हैं, है ना। जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको कि हम रेडियस बोलते हैं, उसके अराउंड ऐसा घूमती है ना, घूम रही है आपकी बॉडी, यहाँ पे इसकी स्पीड आपकी इस तरफ हो जाएगी, इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी स्पीड इस तरफ हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये जो बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है, द बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग, तो ये बॉडी जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं कहूँगा ओ, क्या कहेंगे उसको हम, ओ। तो ये बॉडी जो है इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस आर पर है, चाहे बॉडी आपकी यहाँ पे हो ये, तब भी ये आर डिस्टेंस पर है, ये बॉडी यहाँ पे आ जाए तब भी ये आर डिस्टेंस पर है। तो सच काइंड ऑफ मोशन जिसमें कि किसी बॉडी का किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। और सर्कुलर मोशन में क्या क्या आपको पढ़ना है, जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, नॉट ए टफ, नॉट दैट मच टफ, है ना। नेक्स्ट आपको जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब होता है कि आप पढ़ेंगे इसमें टेम्पर से जुड़ी हुई चीज़ें। थर्मोमेट्री, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो मेट्री का मतलब मीटर करना या मेजर करना। तो थर्मो और हीट आपके दो वर्ड इसमें आ रहे हैं, है ना। इन दोनों से मिलकर बना है आपका ये थर्मोमेट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो आपका जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि आपके थर्मामीटर्स हो गए, है ना।
वो कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के आपके थर्मामीटर्स होते हैं, थर्मामीटर्स कितने टाइप के आपके होते हैं, तो बेसिकली हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। क्योंकि अगर किसी पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हीट फ्लो हो रही है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आगे आपके क्यों हीट फ्लो हो रही है, तो ये हीट क्यों फ्लो होती है, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर के होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तभी तो हीट आपकी फ्लो होगी इनके बीच में, या हायर टेम्परेचर होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी तो T1 हायर टेम्परेचर तक हीट T2 लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। तो उस टेम्परेचर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं ये थर्मोमेट्री चैप्टर में। अगेन बहुत ईजी चैप्टर है ना। तो नेक्स्ट आपका नाइन्थ जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द मोड ऑफ हीट फ्लो। मोड ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, अगर हीट को एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाना है, आपको बता अगर ये पॉइंट हायर टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे, ये पॉइंट T2 टेम्परेचर पे है, और T1 जो है हायर है T2 से, तो आपकी हीट फ्लो करेगी किस तरफ, T1 से T2 तक हीट फ्लो करेगी। अब हीट तीन तरीके से फ्लो कर सकती है, पहला होता है आपका कंडक्शन, है ना, कंडक्शन क्या होता है। फिर दूसरा मेथड होता है हीट फ्लो का, क्या, कन्वेक्शन। पानी में आपने देखा होगा, पानी को उबालते हैं आप, तो जो क्या होता है, पानी को उबालते हैं तो पानी में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, वो कन्वेक्शन से होती है ना। आपने देखा होगा कोई आपने लोहे की रॉड गर्म करी, एक एंड को अगर आप गर्म कर रहे हो, इस एंड को अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाएगा। तो जो ये लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, इसमें एक पॉइंट से एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट फ्लो कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। और तीसरा तरीका क्या है हीट फ्लो का, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। अब सन है, सन भी तो एक हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट हम तक कैसे पहुंचती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। क्योंकि बीच में कोई कंडक्शन होगा नहीं, क्योंकि बीच में तो पूरा वैक्यूम है भाई, ये रहा आपका सन, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ के बीच में पूरा परफेक्ट वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। समझे ना। तो यहाँ पे तीन मोड है एनर्जी ट्रांसफर के, तीन मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं। तो तीन तरीके से आपकी हीट फ्लो करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है जी। और थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, अगेन थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं आप थर्मोडायनेमिक्स में, कि हीट फ्लो क्यों होती है, दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हीट फ्लो होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस हीट फ्लो को अफेक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, जो आपका नाइन्थ टॉपिक है ना। नाउ वी विल प्रोसीड टू द टॉपिक, टेंथ टॉपिक, विच इज द वेव्स। वेव्स आपकी क्या होती हैं, अगेन वेव्स आपकी क्या होती हैं, ये आपकी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि आपकी हीट थी, हीट तो एक एनर्जी की फॉर्म है, तो उसी तरह से आपकी वेव्स भी क्या है, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी तो एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी, है ना। तो इसमें आपको दो तरह की वेव्स के बारे में पढ़ना है, साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है भाई, जो वेव्स सन से निकलती हैं, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज आपको बताइए सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके वहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वहाँ से यहाँ तक आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, सन से अर्थ तक एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मीडियम। तो सच काइंड ऑफ हीट फ्लो, है ना, इज एक्चुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये ऐसी वेव्स होती है जिनको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ ऐसी वेव्स होती है जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उन्हें उसमें कुछ एग्जांपल आपको क्या है, साउंड वेव है आपका, वाटर में जो वेव्स बनती हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी किसी पत्थर को ड्रॉप कर दोगे पानी में, तो पानी में ऐसे रिपल फॉर्म होती है ना, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसे रिपल्स फॉर्म होती हैं। तो ये रिपल्स क्या है, ये आपकी वाटर में जो बनने वाली वेव्स ही तो हैं। तो एक्चुअली दे रिक्वायर मीडियम, पानी में तो ट्रैवल कर रही है। तो ये आपकी ऐसी कुछ वेव्स होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, कुछ को मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। और जिनको मीडियम चाहिए होता है वो आपकी क्या क्या है, वो आपकी वो है, एक तो साउंड वेव्स है, एक वाटर वेव्स हैं, एंड बहुत सी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। उसमें से एक वेव है साउंड वेव, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला है 11 टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें आप पढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स के बारे में भैया। फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर्स जिनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, मैटर्स विच हैव फ्लोइंग टेंडेंसी, मैटर्स विच हैव फ्लोइंग टेंडेंसी। तो इनकी फ्लोइंग टेंडेंसी होती है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि आपके लिक्विड्स आपके हो गए, है ना, लिक्विड्स हो गए, जो वाटर वगैरह हो गया, एयर हो गई, गैसेस हो गए। तो एयर हो गई, गैसेस हो गए, और आपके क्या बोलते हैं, लिक्विड्स हो गए, इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स अगर रेस्ट में है तो उसकी कुछ और अलग प्रॉपर्टीज होगी,
जब फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, तो हम दोनों पढ़ेंगे इसमें। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है हमने, और जब फ्लूइड मोशन में आ जाए दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में कौन कौन से फैक्टर हम कौन कौन से फैक्टर होते हैं फ्लूइड के फ्लो के लिए, वो हम सब पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक है जी, बट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम लोग टच करते हुए चलेंगे इसमें। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप लगातार हमारा सीरीज देख रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, आपके जो अटेंडेंस है रेगुलर है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई अभी तक किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सबका मैक्सिमम बच्चों की कमांड बहुत अच्छी होती है इस टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। सबका बहुत ही फेवरेट होता है टॉपिक ये, और काफ़ी इजी भी होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस, अच्छा करंट क्या होता है भाई, जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, और ये जो करंट होता है कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। ओम्स लॉ क्या होता है, क्लास 10th में बहुत बच्चों ने सब पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा, आई नो, बिकॉज बहुत से बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता ही है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट हमारा जो है 13th हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा जी, अगर आप किसी वायर के पीस में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कर रहे हैं, इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रश होंगे, आपस में दोनों, है ना, आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और क्या बोलते हैं एटम से भी कोलाइड होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो आपकी फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उससे हीट जनरेट होती है, समझ रहे हो। तो मतलब जब भी करंट फ्लो करेगा किसी उसमें वायर में, तो उससे आपके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट से आपकी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, वो आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन, आप सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, ये है हमारा टॉपिक नंबर 14th जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड नेचुरल मैग्नेटिज्म। बच्चों मैं बता दूं, जब चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो उसे हम कहते हैं करंट। क्या कहते हैं उसको, करंट। तो करंट जब फ्लो करता है, हम करंट को शो करता है आई से, करंट जब फ्लो करता है किसी वायर में, तो वो ना केवल हीट प्रोड्यूस करता है, ना केवल उस करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो करंट जो होता है वो तीन चीजें याद रखना, करंट जुड़े हुए तीन इफेक्ट हैं, करंट जुड़े हुए तीन इफेक्ट हैं, एक पहला हीटिंग इफेक्ट है, वो तो आप पढ़ लेंगे, है ना। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो भी आपको पढ़ना है। और तीसरा इफेक्ट और होता है, करंट एक इफेक्ट और प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, जिसको कि अगर जिनके पास साइंस रही होगी तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में और क्लास 12th में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो केमिकल इफेक्ट ही आता है करंट का, कि करंट जो होता है केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, समझ गए ना। तो करंट के तीन इफेक्ट बड़े फेमस हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल रिएक्शन भी कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट भी, मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म करता है करंट, और हीटिंग इफेक्ट, हीट भी प्रोड्यूस करता है करंट। तो इन तीनों के बारे में आपको, इन दोनों के बारे में स्पेशली फिजिक्स में हमें इसमें और इसके बारे में पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट आप क्लास 11th या 12th की केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जिनके पास साइंस रही होगी, ठीक है जी। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है, जैसे आपको बताइए चुंबक वगैरह हो गया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अर्थ की खुद ही एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको बताइए। जाइंट में अर्थ एक बहुत ही जाइंट मैग्नेटिक तरफ बिहेव करता है आपका ये अर्थ, है ना। तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे हम लोग, और नेचुरल मैग्नेट से थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। नेचुरल मैग्नेट आपको मेनली बार मैग्नेट आते हैं, है ना, बार मैग्नेट, उसके बारे में हम थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे, जितना कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो 15 चैप्टर आपका आता है, लाइट एंड दी वेरियस फेनोमेना रिलेटेड टू इट। और लाइट क्या होती है बताने की जरूरत नहीं भैया, लाइट की वजह से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, अगर लाइट नहीं होती तो शायद आप इस दुनिया को नहीं देख पाते। तो हमारा जो विजनरी सेंस होता है, मतलब हमारी जो आइज़ होती हैं, हमारी जो आइज़ होती हैं, ये कब काम करती हैं भैया, ये हमारी आइज़ कब काम करती हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है और इसकी लाइट रे हमारी आँख में पड़ती है, तो ये हमारी आई क्या करती है, हमारी आई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पे बनाती है, पीछे पता है ना, रेटिना पे बनती है इमेज। तो उससे हमारे हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज करो अगर लाइट होती नहीं, विजिबल लाइट होती नहीं, तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते, नहीं देख पाते। तो दैट्स वाई लाइट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, लाइट को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, लाइट के कुछ फिनोमिना होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जैसे कि आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट पता है ना आपको, जब किसी पॉलिश सरफेस में पड़ती है, किसी पॉलिश सरफेस में पड़े एक इंसिडेंट होगी, तो लाइट क्या होती है, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम वहाँ पे चली आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, मैं कहता हूँ जी एयर से वाटर में एंटर कर रही है लाइट रे, तो ये अपने पाथ से भटक जाती है, लाइट अपने पाथ से भटक जाती है, ये जा सीधा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब यहाँ से जाने के बजाय ऐसे ऐसे आ जाएगी,
है ना? तो जो लाइट का पाथ डेविएट होता है, डेविएट होगा ये, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो इस डेविएशन को क्या बोलते हैं हम लोग भैया? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है जिसमें कि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। तो जैसे कि लाइट आपकी एयर से अगर वाटर में घुसेगी तो वो अपना डायरेक्शन ऑफ पाथ चेंज कर लेती है, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लाइट के बारे में और लाइट से जुड़े हुए फिनोमेना, स्पेशली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। समझ गए ना? जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ सिंपल। अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस आपकी इसमें आ जाएंगी। लास्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस। अभी तक आप जो फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके एप्लीकेशन हम कहाँ उसको कहाँ अप्लाई करते हैं? सिंपल पेंडुलम क्या होता है भैया? होता है एक ऐसी डिवाइस होती है ना? वो ऐसे सिंपल नीचे लटका होता है वो बॉब, तो ऐसे वो हमेशा क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है ना? आपने देखा होगा। तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, ये इसकी मेन पोजीशन इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये। तो सच काइंड ऑफ डिवाइस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम भी आपका सो उसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग नॉलेज देंगे। पुलिस क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा किसी कुएं से पानी निकालने के लिए आप पुलिस सिस्टम का यूज़ करते हैं, है ना? यहाँ पे बाल्टी बांध दिया आपने और यहाँ से आप इसको खींच रहे हैं, है ना? यहाँ से आप इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं कि पुल्ली आपको क्या होता है ना? तो पुल्ली भी आपकी क्या होता है? फिजिक्स के लॉज पे, फिजिक्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड आपकी है। देन आपका है पंप्स। पंप वगैरह क्या होते हैं आपके? प्रेशर कुकर क्या होता है? थर्मस फ्लैश, तो थर्मस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग चाय डाल देते हैं तो काफ़ी टाइम तक चाय गर्म रहती है उसमें, है ना? तो थर्मस फ्लास्क कौन से इफेक्ट पर काम करता है आपको लग ही रहा होगा। ये कंडक्शन या कन्वेक्शन को कैरी नहीं करता है थर्मस, तो दैट्स वाई जो चाय की हीट है वो बाहर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो पाती। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फिजिक्स अभी तक आपने पढ़ ली है जितनी भी 15 टॉपिक्स में। तो उनके जो एप्लीकेशन था आप लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्मोफ्लैश हो गया आपका, ग्रामोफोन हो गया आपका, ये लाइटनिंग रॉड होगी जो आपके घरों को बिजली गिरने से बचाती है। जो रॉड्स है ना, जो घर की जो खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर सबसे ऊपर लगी होती है रॉड्स, ताकि जब बिजली गिरती है तो ये रॉड उन बिजली को ग्राउंड कर देती है। और सेफ्टी फ्यूजेस, आपके घर में कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो आपको जो आपने सुना होगा फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपके घर के सभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट जाती है। अगर इनकेस फ्यूज़ नहीं उड़ता तो आपके घर में वो हाई वोल्टेज आपके घर में एंटर करता है और इस वजह से आपके जो महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं दे में कैच फायर, उनको थोड़ा लॉस होता, डैमेज होता उनको। दैट्स वाई सेफ्टी फ्यूजेस क्या होते हैं, इनके किस फंडे पे काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत कम जानकारी लेंगे। तो बच्चों, ये था आपका पूरे फिजिक्स सिलेबस का ओवरव्यू। तो आई थिंक क्या बोलते हैं, आप अगर आप लोग हम 30 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही फन होने वाला है। बट द थिंग इज, आपकी तरफ से हमें रेगुलरिटी चाहिए, है ना? तो हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी, हम लोग इसको कैसे कैरी कैरी करेंगे इसको? तो हम लोग कोशिश करेंगे हम एक टॉपिक में एटलीस्ट 2 दिन लगाएं, 2 डेज। मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट डे हमारा तो थोड़ी वाला पोर्शन कुछ कवर अप हो जाए और उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल कर लें, और अगले दिन हम पूरा फ्रेश न्यूमेरिकल्स ले रखें जो प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन से बनते हैं, और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। समझ गए ना? तो हम लोग हर टॉपिक को 2 दिन एटलीस्ट हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है जी? और हर टॉपिक के एंड में मैं आपसे 10 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, तो आप लोग मुझे उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी? तो हर टॉपिक के उसमें। अच्छा जी, अगर कभी आपको लगता है आप लोगों को भैया कि कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, तो आप ऑन डिमांड सेशन भी ले सकते हैं। हमारे जो नंबर आपको है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे नीचे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप वहाँ से उनमें ऑन डिमांड सेशन भी ले सकते हैं आप, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोग आप लोगों से मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को, ये पहला पॉइंट कि जब भी आप क्लास ख़त्म कर लें तो घर में बैठ के कम से कम 30 मिनट उन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करें जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई गई हैं। तो अगर आप घर में आधा घंटा एटलीस्ट उन चीज़ों को देते हैं, एटलीस्ट आधा घंटा देते हैं, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वो भी आपका बहुत रहेगा। तो 30 मिनट आपको आफ्टर आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ क्लासेस आपको 30 मिनट अपने उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है जी? और दूसरी बात, जब भी आप क्लास अटेंड करने के लिए आएँ, कोई भी क्लास अटेंड करने के लिए आएँ, तो उससे 10 मिनट पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि भैया कल क्या पढ़ा था, आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए उस क्लास को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना? तो थोड़े से नोट्स को रिविजन करते रहें आप लोग। तो रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से हमें बस एक ही कमिटमेंट चाहिए होता है, रिवीजन, कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाए आप उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहें, ताकि आपकी समझ में आता रहे कि भैया क्लास में चल क्या रहा है और आज क्या चलने वाला है, ठीक है जी? अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन फिजिक्स में क्या, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों ठीक है, फिर ये सब था हमारा ओवरव्यू, हमने अभी पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लिया।
ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो कि अब हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, कीप रिवाइजिंग। ओके।